अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये मौजू बहुत दिलचस्प है और बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर बोलें। इसे मिजाज की बीमारी कहा जाता है। इसे अंग्रेज़ी इस्तिलाह में बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये मर्ज़ खासा दिलचस्प होता है और इसमें देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे अहम लोग होंगे जिनको ये मर्ज़ रह चुका है। आपने शायद एक बड़े मशहूर पेंटर का नाम सुना होगा, वैन गॉफ। मैं उसकी बड़ी मद्दाह हूँ। उसका म्यूज़ियम हॉलैंड में है और उसकी बहुत सी शाहकार तस्वीरें जो थी वो उसने बनाई थी जबकि वो तेज़ी के दौर में था। मैं उसकी मद्दाह भी हूँ और मैंने उसके बहुत सारे प्रिंट्स भी लिए हैं। उनकी पेंटिंग्स तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी तरह एक बहुत नामवर अदाकार और गायक एल्विस प्रेस्ले के बारे में भी कहा जाता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे। मार्लन मोनरो के बारे में भी यही राय है और विंस्टन चर्चिल के बारे में भी कहा जाता है कि वो बाइपोलर थे। लेकिन यहाँ इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ उन्हें डिप्रेशन थी, बाइपोलर नहीं था। इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक बड़े मशहूर राइटर हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो बाइपोलर थे। एनीवे, कुछ हिटलर के बारे में भी कहते हैं, लेकिन मैंने तो उसको नहीं देखा। बग़ैर देखे मैं तशख़ीस नहीं कर सकती। लेकिन वैन गॉफ की कहानी काफ़ी मुझे मुतासिर करती है। अगर वो इस दौर में होते तो उनका यकीनन इलाज हो जाता। उस दौर में ऐसे मर्ज़ का कोई ख़ास इलाज नहीं था। जब वो तेज़ी में आते थे तो सनफ्लावर जैसी पेंटिंग्स जो कि बहुत कीमती हैं और बहुत शाहकार हैं और आज तक कोई वैसा नहीं बना सका, तो वो तश्कील में आ जाती थी। और जब उदासी का दौर आता था तो वो या तो एक तस्वीर उनकी अपना कान काट के बनाई गई है या उनके रंग मध्यम पड़ जाते थे। इससे बेहतर मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। उनके नाम पे एक फ़िल्म भी है, वैन गॉफ। अगर आप ज़्यादा इस मर्ज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये फ़िल्म देखिएगा। इसका अंजाम बहुत डिप्रेसिंग है क्योंकि उन्होंने, सुनने में तो यही आया है कि अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया था ख़ुदकुशी करके। काश कि इस दौर में होते और उनका इलाज हो जाता। आज के दौर में इस मर्ज़ के बहुत से इलाज मौजूद हैं, मूड स्टेबलाइज़र हैं, बहुत कुछ है। पहले तो मैं आपको अलामात बता दूँ। वैन गॉफ की मिसाल मैंने इसलिए दी कि उनके सिम्टम्स बिल्कुल टिपिकल बाइपोलर वाले थे। तो मैं बताती जाऊँ कि कई बार सिर्फ इन मरीज़ों को ऐसा दौर आता है कि जिसमें बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत शौक हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं, एक ख्याल पे टिक नहीं सकते। अगर आप उनसे पूछें आपके कितने बहन भाई हैं तो जवाब मिलेगा जी 4 बहन भाई हैं और मेरा बड़ा भाई आजकल इंग्लैंड गया हुआ। इंग्लैंड पता है ना, क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई है और प्रिंस चार्ल्स को बना दिया किंग, लेकिन सारे लोग खिलाफ हो रहे हैं। कितनी बुरी बात है, देखें ना क्या हुआ। अब आपने पूछा भाई का और वो पहुंच गया इंग्लैंड। तो इसे हम कहते हैं फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, यानी ख्यालात उनके एक से दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं और सर पैर का आपको कुछ पता ही नहीं चलता। और इस तरह जब वो तेज़ी में होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। उनके पास बहुत पैसा है, सड़क पे खड़े लोगों को नोट बांट रहे हैं। एक मरीज़ जब तेज़ी के दौर में थे तो मुझे उन्होंने वादा किया कि डॉक्टर साहब मैं तो आपको अस्पताल बना के दूंगा, अपना क्लिनिक छोड़ें। जब वो उदासी के दौर में आए तो झगड़ने लगे कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है, अब आप देख लें। तो ये एक मिसाल होती है कि जब तेज़ी के दौर में आते हैं तो पैसे भी खर्चते हैं, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं। इस आलम में लोगों ने अपनी जायदादें, अपने तमाम तर असासे दूसरों के नाम कर दिए। तो बहुत ज़रूरी है अगर कोई मरीज़ तेज़ी के आलम में हो तो उससे चेक बुक, उसका बैंक का कार्ड, उससे तमाम दस्तावेज़ात ले ली जाएं, वरना इसके नताइज कई दफ़ा बहुत बुरे होते हैं। और एक बार उन्होंने कागजात साइन कर दिए तो आप वो जायदाद वापस नहीं ले सकते। अब जब डिप्रेशन का दौर आता है तो ये लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही। तेज़ी के दौर में नींद कम हो जाती है, लेकिन मायूसी के दौर में भी कम हो जाती है। भूख भी कम हो जाती है डिप्रेशन में। लेकिन डिप्रेशन में इंसान को ये होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। लाखों की जायदाद, करोड़ों की जायदाद होगी, कहेंगे नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है।
اور ہم نے بہت کو بڑا گناہ کیا ہے، ان کی اپنی سیلف اسٹیم بھی بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی اپنے بارے میں ان کی رائے کم ہو جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بری ہوں یا برا ہوں، اور کھانے پینے سے بھی ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ اس عالم میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ دونوں کا بر وقت علاج کرایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو صرف تیزی کا دور رہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ڈپریشن ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ تیزی کا دور 6 ہفتے تک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر خود بخود ڈپریشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کو 2 سال کے اندر ایسے 3 دورے پڑیں تو انہیں موڈ سٹیبلائزر دینا لازم ہو جاتا ہے، خاص طور پر لیتھیم کاربونیٹ۔ اور بھی بہت سے موڈ سٹیبلائزر ہیں، جیسے کہ سوڈیم والپوریٹ ہے، لیموٹروجن ہے، تو ہم یہ سب مریض کی حالت دیکھ کر اس کو موڈ سٹیبلائزر پہ ڈالتے ہیں۔ جب وہ تیزی کے عالم میں ہو تو انہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں اکثر اینٹی سائیکوٹکس دینے پڑتے ہیں، اور جب ڈپریشن کے دور میں ہے تو ڈپریشن کی دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مریض تیزی کے دور میں ہے اور وہ ڈپریشن کی دوائی پہ ہے تو اسے بند کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے 2014 میں، اس کا نام ہے بدلتے موسم۔ اگر آپ کو موقع ملے تو بدلتے موسم پڑھیے گا۔ ویسے یہ کتاب تقریباً بک چکی ہے، اور شاید میں اس پہ ایک فلم بھی بناؤں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ شاید انہی لوگوں کے بارے میں احمد فراز نے فرمایا تھا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی قیمتی رائے اور اپنے انمول کامنٹس ضرور دیجیے گا یوٹیوب پر۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔